ये है कि ये मुल्ला मंसूर की लाश है। मैं 100% इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकता। It has been confirmed that he is dead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यानी कि अफगान तालिबान का सरबरा मुल्ला मंसूर का मारा जाना। इससे भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि अमेरिका के सदर उसामा बिन लादेन कहते हैं कि इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड कि हमने अफगान तालिबान के सरबरा को मार दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल भी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि अफगान तालिबान का सरबरा यहाँ पर मार दिया गया है। ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात। और हमने आज के दिन के हवाले से कौन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि कल हमने प्रोग्राम 11 तार में ज़हमत दी थी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा जनाब इमरान खान साहब को हमने ज़हमत दी और चूँकि बिल्कुल ताज़ा तरीन डेवलपमेंट थी, इमरान खान साहब ने प्रोग्राम 11 तार में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपना पहला ऑफिशियल मौके, पहला पॉलिसी बयान दिया मुल्ला मंसूर की हलाकत के हवाले से, जिसको मुझे नहीं पता मुबैना हलाकत कहूँ या ना कहूँ, इसलिए कि वज़ीर दाखिला तो कह रहे हैं कि पता नहीं मुल्ला मंसूर थे भी या नहीं, लेकिन बहरहाल जो भी है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने कल अपना पहला मौक़िफ़ देते हुए ये कहा हमारे सवालात के जवाब में। अफगान तालिबान का सरबरा पाकिस्तान की हुदूद में ड्रोन अटैक के नतीजे में मारा जाता है, ये पाकिस्तान के लिए कैसी खबर है? बुरी खबर है हर लिहाज से। यही काम अगर अफगानिस्तान में हो जाता तो आप कहते अच्छी खबर है, एक दहशतगर्द मारा गया। देखिए ना, या आपने जंग से जीतती है ये जो सारी इंसर्जेंसी है तो फिर तो ठीक खबर है, सही है। लेकिन अगर आपने डायलॉग करके और पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी है फिर बुरी खबर। और इसी हवाले से फिर हमने इमरान खान साहब से, चूंकि जाहिर है ये सारे का सारा मामला शुरू जहाँ से हुआ है, इसके डांडे 2011 से मिलते हैं, 9/11 से मिलते हैं, फिर उसामा बिन लादेन, अलकायदा, सारे का सारा मामला। जब बात से आगे निकलती गई तो हमने ज़िम्नन एक सवाल ये भी पूछा कि अलकायदा के सरबरा यानी कि उसामा बिन लादेन, उसको आप क्या समझते हैं? उसको आप एक दहशतगर्द समझते हैं, नहीं समझते? क्या सवाल था, क्या जवाब था, जरा वो भी देख लीजिए। उसामा बिन लादेन जिस आदमी का नाम था, उसको आप एक दहशतगर्द समझते हैं इमरान खान साहब? देखिए, वो तो आप जिस तरफ हो, कई एक साइड का जो आदमी होता है, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो अंग्रेजों के लिए दहशतगर्द था, अमेरिकनों के लिए फ्रीडम फाइटर था। आपके लिए उसामा बिन लादेन क्या है? नहीं, बात यह है कि मैं इसमें पढ़ना कमेंट नहीं करना चाहता, कमेंट नहीं करना चाहता। और एक तस्वीर शायद मैं अमेरिका के सदर वो ओबामा और उसामा को मिक्स कर गया था, वो एक तस्वीर। वैसे अब कारनामों में कितना फ़र्क है दोनों का, तरीका वारदात ही अलग है सर, लेकिन बहरहाल वो मैं माजरत भी चाहता हूँ, उस पर तस्वीर कर लूँ मैं अपनी। तो बहरहाल हमने ये कल की इमरान खान साहब की गुफ्तगू को आज दोबारा चलाना क्यों मुनासिब और ज़रूरी समझा, वो इसलिए कि एक ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि पनामा के हवाले से ये बाज़गश्त है कि जनाब अपोजिशन की दो बड़ी पार्टीज फाइनली साथ हो गई हैं, दूसरी तरफ ये भी बाज़गश्त है कि दोनों में एक दूसरे के बारे में शुकूक व शुबात भी हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सख्त अंदाज में, बहुत ही सख्त अल्फाज में इमरान खान साहब पर हमारे इस कल के प्रोग्राम को, हमारे इस कल के इंटरव्यू को लेकर और जो ये सवाल था उसामा बिन लादेन के हवाले से, उसको कोट करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत सख्त अल्फाज को चुनाव किया और उन्होंने ट्वीट की। वो ट्वीट आप अगर हम दिखा सकें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान खान साहब पर किस अंदाज से बरहम हुए। उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन अल्फाज में, अगर वो ट्वीट हम दिखा सकें तो उन्होंने जी, तो ये आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ही बरहम हुए और उन्होंने, यानी कि अब मैं वो अल्फाज तो वो दोहराना भी नहीं चाहता जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिए, लेकिन उनका क्रक्स ये था कि जनाब ये एक बहुत ही एक बुज़दिलाना और इस अंदाज का ये स्टेटमेंट था, चूँकि हमने जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इतनी जानों का ज़िया कर दिया है और यहाँ जो है वो दहशतगर्द कहने या ना कहने के हवाले से भी दो राय है, वो हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में भी। तो ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ या फाइनली थैंक गॉड आ ही गया स्क्रीन पर जनाब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं डिस्गस्टिंग, डिसग्रेसफुल, शेमलेस, कावर्डिस और इंसल्ट टू ऑल ऑफ अस हु हैव फॉलन विक्टिम्स टू इविल ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। ये सख्त तरीन अल्फाज और आप नीचे देख रहे हैं उसी इंटरव्यू का अक्स और वो क्लिप्स कुछ सेकंड्स का जो कि हमने आपको भी दिखाया उसामा बिन लादेन के हवाले से, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और कल एमकेएम के हवाले से बात हुई, वैसे खान साहब से उससे बात करेंगे, मेंबर नेशनल असेंबली, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बात करते हैं जनाब अली रज़ा आब्दी साहब। सर बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। हमारे बुज़ुर्ग और अगेन बहुत सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं जनाब मियां महमूद रशीद साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत नवाजिश। महमूद भाई आपने वक्त निकाला।
और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबकी इजाज़त से अगर शैला साहिबा से आगाज़ कर सकूँ। शैला रज़ा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शोर बहुत हो रहा है मेरे कान में। अच्छा, कान में अब शोर, अब चलें, या मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। पहले तो ये बताइए ना, ये ऑफ शोर का शोर भी बहुत है आजकल और ये भी ज़रा हो गया है शोर। ज़रा मुझे ये पहले ये बता दें, ये बहुत ही सख्त तरीन अल्फाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये इंटरव्यू के उस हिस्से पर जो कि हमने भी दिखाया, उनका इंतखाब किया इमरान खान साहब पर तनकीद पर। ये किसी और बात का गुस्सा किसी और बात पर तो नहीं निकाल दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने? कोई और बात है ही नहीं जिसका गुस्सा निकाला है ना। कल के इंटरव्यू में उन्होंने करप्ट कहा जरदारी साहब को, आपने, अब आप उस पे कहते तो हम कहते पर्सनल हो गए, तो आपने एक और बात का गुस्सा एक और बात पे निकाल दिया। अच्छा नहीं, मैं एक बात कहना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ एस्पिनी रोड पे जो धमाके में हमारे सिपाही शहीद हुए हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं, उनके लिए अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे। और एक और बुज़दिलाना कार्रवाई तालिबान की तरफ से, जो अपने कारनामे ऑन करते हुए थकते नहीं हैं, और उनको कोई भी मारे, किसी भी सरजमीन पे मारे, वो मारने वाले को नहीं मारते लेकिन हमें ज़रूर मारते हैं। तो जाहिर है कि इस दुश्मन को जो छुप के हमला करता है, आप इसलिए दुश्मन ना कहें, उसके लिए हकीमुल्लाह महसूद जैसे लोगों के लिए फातिहाएं पढ़ें, तो कल आप कहेंगे कि क्योंकि यजीद को भी इतने अरसा हो गया तो मुझे नहीं मालूम, पुरानी बात हो गई, पता नहीं था या नहीं था। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा इस तरह के हालात का शिकार रहेगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज जिनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके लीडर्स जो हैं कभी इन दहशतगर्दों की फातिहाएं कराएंगे, कभी इस जंग को जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए। अब आपने भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तां के लिए फातिहा। किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने फातिहा खानी तो नहीं करवाई हकीमुल्लाह महसूद के लिए बहरहाल? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो है अफसोस रहा लोगों को, और लोगों ने नहीं कहा। वहाँ की KPK असेंबली में बिल्कुल हुई थी, और उसामा बिन लादेन को सैयदुश शोहदा तक कहने वाले और अपने नजरियात को तालिबान के नजरियात से मिलाने वाले जब तक इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क में इसी तरह ड्रोन हमले होते रहेंगे, जब तक कि आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे कि जहाँ मेरे APS के बच्चों को मारा जाता है, जहाँ मून मार्केट में, और इसके अलावा सबको, तो उनके खिलाफ हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए, उस वक्त तक ये जमीन इस्तेमाल होती रहेगी। आप उन सियासतदानों को जो 18 मुकदमा सह रहे हैं, मुकदमे का एक मिनट, मुकदमे को फेस कर रहे हैं, और उस मुकदमे में सब कुछ मीडिया ट्रायल के साथ साथ हर चीज, फोन टेप्स होने तक कि इनको सजाएं दो, उन पे कोई करप्शन साबित नहीं हो रही, उनको तो आप करप्ट कहेंगे, और जो मार के इकरार कर रहे हैं हमने मारा, उनको कहते हैं प्रोब हो जाए। तो ये तो बुज़दिली है। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि अब आपको वो करप्ट कहने का गुस्सा तो नहीं है खान साहब पे जो आपने इस पे निकाला है? बिल्कुल होना चाहिए कि आप एक चीज जो साबित नहीं हो पा रही मैं जरा देखो तो आप ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है, अच्छा ठीक है, बल्कि मैं जरा दिखा भी देता हूँ जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ कि जी ये भी जरा दिखा दीजिए, फिर महमूद रशीद साहब की तरफ जाते हैं कि हमने आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक, चूंकि आजकल ज़ाहिर है ज़रा पार्टी दोनों साथ साथ भी चल रही हैं, तो इस हिसाब से मुताल्लिक जब इमरान खान साहब से राय मांगी तो उन्होंने किन सवालों का क्या जवाब दिया? आसिफ अली जरदारी करप्ट है? आसिफ जरदारी भी अपना जस्टिफाई नहीं कर सकते पैसा जो बाहर पड़ा हुआ, तो करप्ट है वो भी, जाहिर है। जाहिर है ये, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शैला ने उसी का हिस्सा निकाला है। और खुर्शीद शाह साहब से मुताल्लिक भी खान साहब ने एक राय दी थी, और उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल कायम हूँ। तो महमूद रशीद साहब ज़रा पहले तो ये बता देना कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पीपल्स पार्टी से 100 इख्तलाफ हो सकता है, वो किसी पार्टी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को तो आप कुछ भी कह दें इतनी आसानी से, जो कि आपका हक है, वो सियासत जाने आप जाने, लेकिन वो इंडिविजुअल्स या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कारनामे करें और फिर कहें कि हाँ भाई हमने किया है, भाई ये खुद कहें हमने किया है, उनके बारे में कोई भी कमेंट करने में जो है वो अगर जरा भी किया जाए, लहतो लाल से काम लिया जाए, तो बड़े सवालात नहीं खड़े करता? मेरा नहीं ख्याल जी कि जब से ये पूरी कौम का इस पर इत्तफाक हुआ ज़रब अरब का, और पेशावर वाले स्कूल के साने के बाद बहुत से लोगों को पहले ये बात थी कि डायलॉग करके इन मसाइल को हल किया जाए। मैं ये समझता हूँ उसके बाद तो कभी ऐसा मौका नहीं आया, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें हम भी सर फहरिस्त हैं,
हमने हर कार्रवाई को कंडेम किया, मजम्मत की और ये कहा कि एनफ इज़ एनफ, अब इस पे मज़ीद कोई बात नहीं हो सकती और हम पूरी तरह से पूरी कौम के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं। हर वाक़े को हमने कंडेम किया, असेंबलियों के अंदर और वाक़या करने वाले को भी कंडेम किया। जी बिल्कुल किया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोबारा अब ये आप इस बहस को दोबारा छेड़ रहे हैं ना जी, तो मैं ज़रा आपको पास्ट में लिए चलता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो जब जिंदा थी तो वो ये कहती थी आई एम मदर ऑफ द तालिबान। ये तालिबान बने किस दौर में थे? ये जरा पीछे हिस्ट्री की तरफ जाए ना जी। ये तालिबान किसने बनाए थे, किसके दौर में बने थे, कहाँ बने थे, कहाँ पले बड़े थे, कब तवाना हुए थे और उसके बाद कब इन्होंने कार्रवाइयां शुरू की थी? उस वक्त तो शायद पीटीआई का वजूद भी नहीं था, इमरान खान पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। तो मैं ये समझता हूं कि इस बहस को अब इस मौके पर इस तरह से छेड़ना ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। हमने कभी तालिबान का तर्जुमान होने की बात नहीं की, हमने कभी तालिबान को इस तरह की वारदातें करने के बाद जो ग्रुप भी हमेशा उनको कंडेम किया, नाम लेके कंडेम किया और असेंबलियों के अंदर कंडेम किया। मैंने खुद करारदादें इस पे पास की, पेश की और पास करवाई। अब बात यह है, ये जो रिसेंट वाकया हुआ है, हाँ, इसमें तो बात पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की हो रही है। सही है। इसमें तो पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी की बात हो रही है कि अमेरिका अगर ड्रोन अटैक करता है हाँ, और वो हमारे लिए मसाइल खड़े करता है, ये ड्रोन अटैक, हाँ, भाई एक तरफ अमेरिका इन्हीं तालिबान की मिन्नत समाजत कर रहा है पिछले 1.5 साल से, ठीक है, और पाकिस्तान को कह रहा है कि किसी तरीके से इन्हें आप डायलॉग पे लेके आए, टेबल पे लेके आए, इन्हें कायल करें, ये हमारे साथ डायलॉग के जरिए इन मसाइल को हल करें। और जब वो डायलॉग का एक दौर हो जाता है, दूसरा दौर होने को होता है, तो आप इसके एक लीडर को पाकिस्तान के हदूद के अंदर जब वो दाखिल होता है, आप ड्रोन अटैक के जरिए मार दें और हमें अच्छा आप ये बताएं महमूद साहब, बिल्कुल ठीक है, फिर मैं हम उनको पनाह देते हैं। आऊंगा, ठीक है। यानी ड्रोन अटैक जाहिर है सॉवरेनिटी को वायलेट करता है और मैं यही सवाल पूछूंगा वलीरज़ा आब्दी साहब से भी, लेकिन किसी भी बैंड आउटफिट का सरबरा और खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं उनके सरबरा यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे हो गाड़ियों में ड्राइवर के साथ या रह रहे हो पता नहीं कितने सालों से, ये भी वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी नहीं है कि हमारे सॉइल पे क्यों रह रहा था यार, वो क्या कर रहा था यहाँ पे? महमूद साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही जी। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी बाजपुरस होनी चाहिए, इसको इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें कब कैसे कहाँ थी, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने आज सारी डिटेल बताई है, वो तो खुद पीपल्स पार्टी के दौर में ये सारा कुछ होता रहा। ये कहाँ थी हुकूमत उस वक्त? एक दफा कार्ड बना, दूसरी दफा बना, पासपोर्ट बने, उस पर सफर होते रहे। तो ये तो पहले जस्टिफाई करे ना पीपल्स पार्टी, जिस तरह चौधरी निसार ने कहा। चले मैं पीपल्स पार्टी से पूछूंगा जरा, दूसरों को ब्रेक के बाद पूछूंगा पीपल्स पार्टी आसान है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अली रज़ा आब्दी साहब, ये एमकेएम ने भी बड़ा इसमें हमेशा बड़ा दो टोक बात की है, बैंड आउटफिट लेता सारा कुछ, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना कि जिस तरह चौधरी निसार साहब ने भी कहा कि यार ये दहशतगर्द अगर आलमी अमन को वायलेट कर रहा था और हमारे सरजमीन पे घूम रहा था तो बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, हमारा फेलियर है। लेकिन एक तो ये कि अगर इस दुनिया के निज़ाम में चलना है तो कुछ उसूल और ज़वाबित के तहत चलना है। अगर हर मुल्क ये उसूल अपना ले कि यार जो भी मेरे ख्याल में मेरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है वो मुझे जहां मिला मैं तो मारूंगा, तो इस तरह तो दुनिया का निज़ाम चल नहीं सकता ना, आलमी अमन अजीब व गरीब हो जाएगा। और दूसरा, यही आदमी अगर कल ईरान में था, परसों अफगानिस्तान में था, वहां तो आपकी हिम्मत नहीं मारने की, यहाँ भर ड्रोन मार देते हैं, तो इसकी भी तो मजम्मत होनी चाहिए ना, ड्रोन्स की भी। तो देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है एक सॉवरेनिटी का ब्रीच हुआ है और वो कोई भी पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन तो ये ड्रोन्स की आप दो टोक अल्फाज में मजम्मत करते हैं? ड्रोन्स की हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। ये जो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पाकिस्तान के बजाय अमेरिका इम्प्लीमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। आप देखें, उसामा बिन लादेन खैबर पख्तूनख्वा से पकड़े गए, शेख मोहम्मद पंजाब से पकड़े गए, साउथ से आपके मुल्ला उमर जो हैं वो पता चला कि जी कराची में, सिंध में उनकी डेथ हुई है, और अब ये बलूचिस्तान का भी हो गया। तो चारों सूबे तो आपने इस तरह कवर कर लिए अपने। अब ये लोग आपके पास मुल्क में क्यों रह रहे हैं? जब आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है और उसके तहत कार्रवाइयां करने का, जेट ब्लैक टेररिस्ट्स के पीछे, इट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और ये खान साहब की जो बात है, आप अगर उसको समझें तो वो तो 2013 के इलेक्शंस आपको याद हैं जिसमें एएनपी मुत्तहिदा को और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने से मना किया था। फिर उसके बाद डायलॉग एक प्रोसेस हो गई थी, तो उसमें तालिबान ने खुद खान साहब को नॉमिनेट किया था कि हमारी तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन कर लें। खान साहब को कहा था उन्होंने कि हमारी तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन कर लें। फिर उसके बाद परवेज खटक साहब, जब इनकी हुकूमत आई थी केपी में, तो खटक साहब का ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सूबा जो है तालिबान का भी सूबा है,
हम आपके ऑफिसेस खोलते हैं यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे जगह देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि हम पे हमले ना करो। बिल्कुल, तो यही दो पार्टीज थी जिन्होंने जब डायलॉग की बात आई, जब ऑपरेशन करने की बात आई, तो ये तो सबसे ज्यादा आपको याद होगा ऑपरेशन राय रास्त और राय निजात, ये 2009-2010 में शुरू हुए थे। उस वक्त सबसे ज्यादा शोर जो जमात इस्लामी, पीटीआई और इन पार्टीज ने मचाया था। महमूद साहब ने कहा कि अगर आज की बात की, देखिए एक चीज जब अंडर डिस्कशन होती है तो हर तरह का मौकिफ सामने आता है। जब तय पा गया कि यार अब मुज़ाकरात का दरवाजा बंद और कल से लड़ाई शुरू, उसके बाद तो किसी ने नहीं कहा ना कि यार मारो मत, मुज़ाकरात करो। तो ये बात भी तो ठीक है ना वसीम, जब मुज़ाकरात की बात खत्म, मुज़ाकरात तो इन्होंने, इन पार्टीज ने तो खत्म नहीं किए थे, वो तो आर्मी ने अपना एक्शन लिया था, तो फिर उसके बाद शुरू हो गई थी एकदम से वॉर। जब तक मुज़ाकरात की एफर्ट हो रही थी तब तक सबक नहीं राय दे रहे थे, डिले कर रहे थे, लोगों को मौका दिया उन्होंने उस मुज़ाकरात के दरमियान के जब वो अफगानिस्तान भाग जाएं या फिर दूसरे मुल्कों में चले जाएं। इन्होंने, तालिब ने, जितने भी फाइटर्स थे, इन लोगों ने तो अपने अपने सामान, घड़ियां वगैरह हर चीज बेचने के बाद इत्मीनान से पैसे लेके इनको 3 महीने मिल गए थे। उस डिले की जिम्मेदार आप सिर्फ पीटीआई को करार दो, पीटीआई और पीएमएलएन सारी जमातों ने उसको कहा था कि पहले मुज़ाकरात का ऑप्शन देख लो। देखें, मुज़ाकरात का ऑप्शन मुत्तहिदा हमेशा से अगेंस्ट थी, लेकिन जब सभी बैठ गए थे और कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात करो, तो हम उस एपीसी में शामिल हो गए थे और हमने कहा था ठीक है जी, जब आपका मौक़िफ़ है आप ये भी करके देख लो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज की बात किया, सबका मौक़िफ़ यकसू है ना इस पर, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी मैं वसीम, बहुत सारी अभी रिसेंट आप स्टेटमेंट्स निकाल लें, इसमें खान साहब आज तक बोलते हुए आ रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। वो अभी भी उसको ज़रब अज़्ब को एक तरह से निगेट कर रहे हैं, वो भी उसकी जो ज़रब अज़्ब में जो अचीवमेंट्स हुई हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अभी भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा चलो, मैं इस पर जरा पीटीआई से भी जवाब ले लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद महमूद रशीद साहब ने कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल उठाए, वो बात करेंगे। खुश आमदीद कहते हैं एक बार शैला रजा साहब, जरा पहले तो बता दें ये क्या खबरें हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो गई है मुलाकात, हो गई है लंदन में, पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, कितने घंटे? मैं ज़रा पहले एक बात रशीद साहब से कहूँ कि इमरान खान या उनकी पार्टी के लोग इस तरह की बातें करें तो वो ठीक है, लेकिन आप तो जमात में थे, आपको तो मालूम है ना कि 1993 में अफ़गानिस्तान के क्या हालात थे, और आपको ये भी मालूम होगा कि रशीद दोस्तम, रब्बानी और हिकमत यार, इन्होंने खाना काबा में बैठ के क्या कसम खाई थी, फिर इन्होंने किस तरह गवर्नमेंट बनाई थी जो 6 महीने में इंतखाबात कराने थे लेकिन नहीं बने, फिर हर एक जो वॉरियर था, उसने वॉरियर लॉर्ड था, उसने अपनी अपनी चेनें लगा ली थी इलाकों में, और फिर टीटीपी कब बनी, इससे बेनज़ीर भुट्टो शहीद का क्या ताल्लुक? ऐसे तो गाजर में गुठलियां नहीं मिलाएं। दूसरी बात नसीरुल्लाह बाबर साहब का मशहूर ज़माना स्टेटमेंट तो है ना, लेकिन शुरू होने वाला था वो एक अलग हालात थे, वो एक अलग हालात उस वक्त तालिबान ठीक थे, उससे उसको नहीं मिला सकते आप। वो अच्छे थे तालिबान, उसमें अच्छे काम करते थे। किसने थे? दूसरी बात ये नसीरुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला थे ना हमारे, कि वाना तक उनको सपोर्ट करने कौन गया था, किसने कहा था कि हमारी फौज के कपड़े गीले हो जाएंगे, कौन बिछड़ा हुआ भाई कहता था, ये सब जानते हैं। और अभी भी जब ARY पे अटैक हुआ था, कोई ज्यादा देर की बात नहीं है, इमरान खान साहब की जबान कैसे गंग हो गई थी। तो करप्शन पे बात करनी हमें भी आती है, और हम समझते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं होता, और भी करप्शन होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो दूसरी बात जो आपने, अच्छा वो जिस करप्शन का आप कह रही हैं वो एक वो है जातियात, और उसका कौम के उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनेंशियल करप्शन अगर टैक्स पेयर की मनी में करप्शन हो, उसका कौम से ताल्लुक है। ये बात कर रहे हैं, जिस करप्शन की ये बात कर रहे हैं, उस करप्शन को 18 साल की भरपूर कोशिशों के बावजूद किसी भी केस में साबित नहीं किया जा सका है, और 230 दिन से डॉक्टर आसिम को रखा हुआ है, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ सिवाय मीडिया ट्रायल के, चार्ज तक फ्रेम। अच्छा मुलाकात का बता दें, फिर मैं महमूद रशीद साहब जवाब दे देंगे, लेकिन पहले मुझे बता दें हो गई है मौलाना साहब से मुलाकात? हाँ। ये आप बोल रही है मुलाकात बोल रही है? मौलाना साहब ने खुद ये कहा है। मुलाकात कल जब नहीं भी हुई थी तो इमरान खान साहब किसकी जबान बोल रहे थे, मैं वो जवाब दे रही हूँ। तो बात यह है कि मुलाकात नहीं हुई है, मौलाना ने खुद कहा है वो बर्मिंघम में नहीं, और जरदारी साहब का खुदा न खास्ता जरदारी साहब लंदन में हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मुलाकात हो भी जाए तो वो मौलाना से मुलाकात होगी जिनसे हमारे जरदारी साहब की दोस्ती है, और उससे नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये हो गई कि आप तरदीद कर रही हैं आसिफ अली जरदारी साहब की और फजल रहमान साहब की मुलाकात नहीं हुई है, ये गलत चल रहा है हर जगह जहां भी चल रहा है।
जी मैं बता रही हूँ कि नहीं हुई। अच्छा, और अगर होगी भी तो आप कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब से होगी, नवाज शरीफ साहब से फिर भी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल नहीं होगी, नहीं हो सकती नवाज शरीफ साहब से मुलाकात। अच्छा ओके, चलो तो महमूद रशीद साहब, ये सुन के कोई इत्मीनान हुआ है आपको? डिप्टी स्पीकर सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी ने तरदीद कर दी है कि कोई मुलाकात नहीं हुई, हो सकती है लेकिन हुई नहीं है, कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल है जी पूरी दुनिया में इस वक्त जो बात चल रही है, हाँ। और जिसकी तरदीद शैला रजा साहब ने पहली दफा की है, बाकी जगहों से तो तरदीद भी नहीं हो रही। चल अब तो हो गई। और अक्सर लोग खामोश हैं, इसका ना में जवाब दे रहे हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि मौलाना की और जरदारी साहब की मुलाकात हो चुकी, और वो जो एक ब्रिज का काम वहां पर करने गए थे, जो उनका टास्क था, उस टास्क पर वो बड़ी तेजी से, बड़ी आपको यकीन नहीं आ रहा कि मुलाकात नहीं? शैला रजा डिप्टी स्पीकर कह रही मुलाकात नहीं, आपको यकीन नहीं आ रहा? हमें तो यकीन है कि मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, आपको यकीन है मुलाकात हो गई है? अच्छा ठीक है, ओके जी। और क्या, और किस मिशन में गए थे फजलुर रहमान साहब? सईद गनी साहब भी मना कर चुके हैं। मिशन तो सबको पता है कि वो इन दोनों पार्टियों को आपस में, इनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो सुलह करवानी चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज इतने बड़े बड़े और इतने गंभीर किस्म के आ गए हैं कि इन दोनों पार्टियों को एक पेज, ये उनका ख्याल है। और आपका ख्याल क्या है, बल्कि आपका खदशा क्या है कि हो जाएगा, गेम सेट हो जाएगी दोबारा आपस में? वसीम, हमारी लड़ाई नहीं है पीएमएलएन से, सुलह है। समझते हैं पीपल्स पार्टी के लिए जो है शैला रजा साहब सिक्सर्स मार रही होगी अगर ये मुलाकात हो जाती है और पीपल्स पार्टी दोबारा मियां नवाज शरीफ की पीछे खड़ी हो जाती है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए तबाहकुन होगा। मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी के कोई लड़ाई नहीं, सुलह है। जो भी इस पर इल्जामात लगे हैं, हाँ। भाई वसीम साहब मुझे एक बात बताएं, कफारे का वक्त उनसे जाती लेना देना है। और अली रजा आबिदी साहब ने इस पर मासूमाना जुमला फरमाया कि फिर हम तो अच्छे ही रहे, सब पोजीशन से दूर रहे, तो सुलह हो गई आपस में। इन्होंने ये जुमला लगा दिया। वसीम साहब आप मुझे एक बात बताएं, वसीम साहब आप मुझे एक बात बताएं, जी क्या इमरान खान साहब से हमारी कोई जाती लड़ाई है? हमारा किसी नजरिए पे इख्तलाफ है। नवाज शरीफ साहब से हमारी कोई जाती मसला है? भाई उनका नाम इंटरनेशनली एक पनामा लीग में आया, हम तहकीकात चाहते हैं, इसमें लड़ाई और दोस्ती की क्या बात है? सही है, और इसमें ठीक है, ये बात तो सही है ना। तो नहीं, महमूद रशीद साहब ने उस सवाल का जवाब देने वाला, आपके ख्याल में ये मामला रहेगा, मतलब आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे या आखिरी वक्त पे कोई किसी और कैंप में भी जा सकता है? देखिए, ये पार्टी, हर पार्टी की अपनी सवाबदीद है। सही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से ये एक कौमी इशू बन चुका है, हाँ। ये करप्शन, एहतसाब, लूटी हुई दौलत जो बाहर गई है, इस पे अगर पीपल्स पार्टी का जिस तरह से स्टैंड अब तक रहा है, जिसे लोग सराह भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और लोग ऐलानिया ये कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से अगर माजी में इस तरह की गलतियां हुई हैं और अब ये कफारे का वक्त है, और इन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंस लिया है, इसलिए हमने भी ये कहा कि हम सोलो नहीं चलेंगे, हम सारी अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे। इमरान खान को हम लोगों ने मजबूर किया कि आप फ्लेक्सिबल रहें और पार्टी सबको साथ लेके चले। ये एक ऐसा इशू है, अगर ये वक्त हमसे जाया हो गया तो फिर दोबारा इस तरह का मौका नहीं आएगा। अच्छा, ये एक नासूर की हैसियत जो इख्तियार कर चुकी है करप्शन। तो शैला साहबा, अगर लड़ाई नहीं है तो फिर नवाज शरीफ साहब से हल होना चाहिए। अगर लड़ाई नहीं है तो दोनों एक ही मुल्क में, फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात को आप खारिज से इम्कान क्यों करार दे रही हैं? पहले भी होती रही, अभी भी हो जाए, इसमें क्या मसला है? लड़ाई तो नहीं है, सुलह है। और बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई मुलाकात का शेड्यूल होता है। वजीर आजम के ऑफिस के लोग भी कह रहे हैं कि कोई शेड्यूल में नहीं है मुलाकात, वो वजीर आजम है और आसिफ साहब भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। और आसिफ साहब या कोई भी जिस शेड्यूल के तहत मौलाना साहब से मुलाकात होगी उसी शेड्यूल पे नवाज शरीफ साहब से, जैसे परवेज रशीद, एक मिनट, जैसे परवेज रशीद साहब से नईम उल हक की मुलाकात हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम मुल्क में शफाफियत नहीं चाहेंगे, कोई जाती चीज आ जाएगी। ये एक अलग मामला है, ये एक अलग मामला है जिसकी तहकीकात होनी है। इसमें सिर्फ वजीर आजम की नहीं, वजीर आजम साहब के बाद और भी लोगों की। चलिए अली रजा आबिदी साहब से पूछ लूं, अपोजिशन की एक और पार्टी, आपने अभी ये जो एक तड़का दिया कि फिर हम तो अच्छे ही रहे, तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन एक रहेगी या शिराजा बिखर जाएगा? इसका ये बिखर गया है, ये बिखरेगा। और हमें बहुत पहले से नजर आ गया था कि जब इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी में उनका नाम आया, उससे पहले एक ट्वीट आई कि जी ऑफशोर कंपनियां हराम हैं, बहुत बुरी हैं। फिर उसके बाद मतलब तकरीबन वही था।
फिर उसके बाद उनकी दूसरी आई जिसमें अलीम खान साहब ने जब अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी थी तो कि जी देखें ये कितना अच्छा बच्चा है कि इसने अपने बारे में उसकी वजाहत की हमारे अंडर में कि वो नवाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्ट वो दूसरे कॉन्टेक्ट तीसरी दफ़ा जब खुद का आ गया नाम तो फिर उसके बाद अलग वो ट्वीट आई। तो ये इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी और बाकी पार्टीज़ के भी जो जॉइंट अपोजिशन में हैं, जिसको जॉइंट अपोजिशन कहते हैं आप, उनमें बहुत सारों के किसी के रिश्तेदार के, किसी के जानने वाले के बच्चे के या इसके कोई ना कोई तरीक़ेकार किसी तरह नाम है। हमने जो ऑब्जेक्शन की थी, हमें स्पीकर साहब ने जब बुलाया था TORs की मीटिंग में, तो उसमें हमने एक 2-3 सजेशंस दी थी। हमने कहा था जी कमीशंस और किकबैक्स जो हैं इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। मान ली गई आपकी बात? वो उस वक्त तो बिल्कुल मान गई है। वो TORs के जो TOR की जो कमेटी है उसमें ये कमीशन, किकबैक्स, बैंक लोन्स एंड राइट ऑफ्स, अब ये सब होगा TOR में शामिल? डिफॉल्ट्स बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये सारी पार्टीज ने सिग्नेचर किया है इस पे। अब आपको इस बात पर यकीन दिलाया होगा तभी आप वापस चले गए होंगे ना शेयर अपनी कमेटी। देखें हम वापस जो गए हैं, हम जॉइंट ऑपोजिशन, हम बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी, हमने अपने आप का उस ऑपोजिशन में गए हम, लेकिन हम पाबंद नहीं है कि उसके कोई भी डिसीजन हो। जैसे लेकिन ब्रेक में जाने पर आप कह रहे हैं कि आपको यकीन है कि ऑपोजिशन ये जॉइंट नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता, सच्ची बात है। मैं अपनी पर्सनल राय मेरी ये है कि जी मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन जॉइंट ऑपोजिशन चल सकेगी। पीपल्स पार्टी और PTI बेहतर नहीं, जरूरत भी नहीं है इसकी। बेहतर यही है कि तीनों पार्टीज, चारों पार्टीज, जो 9 पार्टीज हैं, वो सब के सब अपने अपने सजेशंस के तहत TORs में इनपुट दें। इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं रहेगा या कोई दूसरे कैंप में चला जाएगा, ये भी हो सकता है? नहीं, दूसरे कैंप में जाने का देखें, वो तो सबलिमिनली तो काम चल ही रहा है। अच्छा, काम चल रहा है। और उसमें अब जाहिर है जो लंदन में मुलाकातें होनी है उससे भी बहुत सारी होंगी। ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, उनकी भी होगी मुलाकात, सबकी मुलाकातें, जिन लोगों की हो जाएंगी मुलाकातें। और उसके बाद फिर अब जब वापस आएंगे तो फिर मौलाना साहब की मुलाकात हो सकती है। देखें जी, हम तो मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे अगर मिलकर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के पास चले जाए तो इन सबके मसले हल हो जाएंगे। वो कैसे हल हो जाएंगे? देखें, वो हमेशा से स्टेटस को के खिलाफ, हमेशा से करप्शन के खिलाफ, हमेशा से ना उनका नाम किसी इस तरह की पनामा लीक्स में या ट्रेजरी को जोड़ने में लेके आया है। अब ये रॉ की तक की बात कर रहे हैं, रॉ को आज तक साबित नहीं कर सके। पिछले 30 साल से वही बात अगेन वही रिपीट होती जा रही है। अब ये सिर्फ एक तरह से एक वो होता है ना कि जी बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया, ले भाई पीटता रहे, घूमता रहे, जाता रहे, वही वाला काम ये जिस तरह वजीर आजम साहब एक दफा पनामा के हवाले से जवाब दे के मामला खत्म नहीं करते ना, आप लोग भी जवाब दे यार हमें कोर्ट में तो ले जाओ, कोर्ट ले जाओ, वहां जाके जवाब दे देंगे। मना कर रहे हैं कि हम लोग नहीं है, आप स्कॉटलैंड यार्ड के उन पर्चों का जवाब नहीं देते। स्कॉटलैंड यार्ड का पर्चा अगर लंदन में उस पर केस चलता है कि अगर स्कॉटलैंड यार्ड मानता है कि वो उसी ने रिलीज किया है पर्चा, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर, अच्छा चले, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। और वो देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड को छोड़ दे, स्कॉटलैंड यार्ड अपने पर्चे में लिखता है कि सरफराज मर्चेंट साहब आपसे पहले मोहम्मद अनवर हमें ये बता गए हैं कि मैं रॉ के लिए काम करता हूं। अच्छा, और वो पेपर किसने दे दिया? वसीम वो पेपर ये तो अनवर साहब कहीं मैंने नहीं कहा। वसीम ये पेपर आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ की FIA या फिर CIA काम कर रही है इधर की? वो वहां पे स्कॉटलैंड यार्ड या जब अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, वो इन्वेस्टिगेशन अपने हद तक रखती है, वो पेपर्स रिलीज नहीं कर रही होती है बाहर मार्केट में जाके। और मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, बिल्कुल गलत सब ये बातें देखें। जब तक गलत लिखा है, मैंने नहीं कहा कि मैं रॉ के लिए काम करता हूं। स्कॉटलैंड यार्ड से पर्चा मंसूब हो रहा है, टीवी पे इल्जाम आ रहा है, आप इसको कोर्ट में लेके जाइए। वहां पे नवाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही है ना, तो आप कोर्ट में लेके जाइए, वहां पे जवाब देंगे ना अनवर साहब या तारिक मीर साहब या और कोई जवाब। लेकिन यहाँ डिनाई भी नहीं करेंगे, सिर्फ डिनाई कि मैंने नहीं कहा यार। आप उनसे उनका जब इंटरव्यू लेंगे, हम डिनाई कर रहे हैं। मुस्लिमून के तर्जुमान है, वो भी एमक्यूएम के, आप भी एमक्यूएम का, आपसे पूछ रहा हूं। हम कर रहे हैं डिनाई और तवातिर से आप कह रहे हैं पर्चा झूठा है। बिल्कुल झूठा है वो। अनवर साहब ने नहीं कहा कि मैं रॉ के लिए काम करता हूं, बिल्कुल नहीं किया ना उन्होंने रॉ के लिए, ना हम में से कोई रॉ के लिए काम करता है, ना कायद। और आप मेरे प्रोग्राम में अनवर साहब से गुजारिश करना कि वो भी आगे एक दफा कह दो। वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपकी ज्यादा सुनेंगे, मेरी कहां सुनेंगे। आप गुजारिश तो लेकिन हम देखें, मैं बता रहा हूं बिल्कुल वेरी क्लियरली, हम कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं। ये इल्जाम लगाते रहे, तो जितना इन्होंने इल्जाम लगाना है, इनके तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। और अभी मैं ये समझता हूं कि जो मुल्ला मंसूर जो बेचारे ये जो गए, मतलब इनके लिए कह रहा हूं, तो इसमें नेक्स्ट अमीर जो है वो मेरे ख्याल में खान साहब को ही बन जाना चाहिए इसका, ताकि वो उसको केस को लेकर आराम से आगे बढ़ सके। मैं एक छोटा ब्रेक ले लूं, ये ज्यादती कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरा महमूद रशीद साहब से बात करें। अच्छा,
अच्छा जी, महमूद रशीद साहब जरा आखिरी सेगमेंट में बता दें कि ये जो तजवीज़ दी अली रज़ा आब्दी साहब ने, इस पर कोई अमल तो नहीं हो सकता? सारे सियासी रहनुमा मिल जाए, सभी लंदन में, अल्ताफ़ साहब तो होते ही लंदन में, बाकी जा रहे हैं सारे, तो हो जाए मुलाकात में। देखिए, रज़ा आब्दी साहब एक सियासी कारकुन है और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से आके यहाँ पर डिफेंड करते हैं अपने प्रोग्राम में जो MQM ने पिछले 25 साल से कराची की ईंट से ईंट बजा दी, एक पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। राव के एजेंट से लेके, राव की फंडिंग से लेके बत्ताखोरों तक और सैकड़ों अपने कारकुनों को टारगेट करके किल करना, ये सारी चीज़ें पूरी कौम के अब सामने आ गई हैं। ये पता नहीं किस तरह आके डिफेंड करते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं, इन्हें ये बातें जेब नहीं देती है, बावजूद लोग हमें वोट दे देते हैं। दूसरी बात ये, और जितनी 30 साल की बात कर रहे हैं, उस 30 साल से बड़ा रेगुलरली हर इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, ये इसी तरह के कराची में सियासत। मेरी बात मुकम्मल होने देना, मैंने आपकी बात सुनी, बोले थे, मेरी बात मुकम्मल होने देना। जब आप कराची में आते हैं, लोगों को जिंदा लाशें बोलते हैं, लोगों को जिंदा लाशें बोलते हैं, लोगों को और अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं। मैंने कंक्लूड करना है, वैसे रिसेंट इलेक्शन में जीते हैं तो फैक्ट आप कंक्लूड कर लें जी। मैं ये कह रहा हूं जी कि ये जीत गए, जो जीत गए आइंदा नहीं जीतेंगे, लेकिन इनके लक्षण पूरी कौम के सामने आ गए हैं। जाते हैं हर दफा मुंह खाते हैं, हर दफा हारते हैं और हर दफा दुमदुम का शुक्र है। इनका तो कैंडिडेट रात को हमारे पास आ गया, तो आपने ले भी लिया ना। वो देखे ना, इनका तो कैंडिडेट मतलब इनकी पॉलिसी से ऐसा मुनहरिफ हुआ, वो तो बेचारे को पता भी नहीं था, वो रातों रात हमारे पास आ गया। और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, उसको बहुत सीनियर पोजीशन दी है पार्टी ने। इन्होंने क्या दिया था उसको? तो आपने यानी आप रेट लगा रहे हैं, मतलब पीटीआई के लोग? नहीं, रेट क्या, हमने पैसों की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम उनको उसकी कदर की है, हमने उनकी रिस्पेक्ट की है, तहरीक ने उनको। अब देखिए, अब वो उनको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया, उनके पास जिम्मेदारियां हैं, अब उनके साथ सब लोग मिलकर चल रहे हैं। तो इनके पास तो वो टिक ही नहीं सके थे बेचारे। आपके यहाँ से कोई छूट के पाकिस्तान जमीन जाता है तो आप कहते हैं उसने जमीन बेच दिया, इनके यहाँ से कोई आता है तो आप कहते हैं उसका जमीन जाग गया। ये भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना। पाकिस्तान जमीन पे जो गए हैं वो एक अलग डिबेट है, उसमें आप जाहिर सी बात है जो 3 साल पहले चले गए थे। किसी का पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना बुरी बात होगी, अच्छी बात? देखें, हमारे पास जब वो आया तो इनके कुछ रीजंस की बेसिस पे आया। आपसे जो जा रहा है वो भी कुछ रीजन नहीं, वो खुद ही जा चुके थे, वो 3 साल पहले जा चुके थे। वो कोई अभी जो जा रहे हैं आपके छूट के टूट के एमपी जा रहे हैं, किसी रीजन की वजह से जा रहे हैं। अभी भी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बुरी बात इसमें नहीं है, डेमोक्रेसी है, उसमें जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इनका तो आप हाल देखिए ना कि इनका जो कराची में इलेक्शन हो रहा है 245 का, सुबह को इन्होंने वोट देने जाना है, रातों रात उसका बंदा जो है इनका कैंडिडेट उठ के हमारे पास आ जाता है, अगले दिन ये बेचारे इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते वहां पे। इसकी एक तौजीह भी कि आपने रातों रात का बंदा तोड़ लिया, ये भी किसी तौजीह है ना। वो चाह रहे थे हमारे पास आना तो वो आ गए, हमने तोड़ भी लिया, ये भी हुआ सी। बिल्कुल सही है। शैला रज़ा साहब, फाइनल मेरे सवालों का वसीम जवाब नहीं दिया इन्होंने। अब उस पर एक दूसरी नशिश रखनी पड़ जाएगी एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कराची की तबाही और बर्बादी का जवाब ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मैंने दे दिया ना, मैंने आपको दे दिया जवाब, मैंने कह दिया कि लोगों ने वोट दे दिया। प्रोग्राम रखे ना, आप कहते हैं कि लोग गन पॉइंट पे वोट देते हैं, या तो रेंजर्स भी अंदर, फौज भी बाहर, फौज भी अंदर, इसके बेस पे हम वोट लेके आ रहे हैं और वोट बिल्कुल क्लैरिटी से वोट्स आ रहे हैं। ये तो आप सब मान रहे हैं, आप तो 240 के इलेक्शन आ रहे हैं आप। चले अगर हमने इतना बुरा किया होता अपने लोगों के साथ तो हमें वोट क्यों मिल रहे होते? शैला रज़ा साहब, आखिरी में आप ये बता दें आखिर में कि ये पनामा के मामले पर, बाकी इख्तिलाफ अपनी जगह नहीं, पनामा के मामले पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी साथ रहेंगे आखिर तक ना? बस कुछ सेकंड रह गए काम में। देखिए, कल आपके ही इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा है कि TORs पे सबसे ज्यादा मेहनत एतजाज एहसन साहब ने की है, पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी तरह मेहनत की है, और हमने उसके साथ साथ ये भी चाहा है कि अपने तमाम अपोजिशन पार्टीज को लेके चलें। दूसरी बात जो है वो मैं अली रज़ा से ये कहना चाहती हूँ कि बात सिर्फ ऑफशोर्स पे नहीं है, ऑफशोर्स को तो सब लीगल कहते हैं, असल बात जो है वो मनी ट्रेल की है कि आपको ये साबित करना है कि ये पैसा कहां से कब कम आया, कैसे बाहर गया, और यही एक मसला है। और मैं ये समझती हूं कि जिस तरह ये क्लियर NRO पे थे